नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। कल की भारी गिरावट से बाजार ने आज शानदार वापसी की। निफ्टी 0.25% की तेजी के साथ 9900 के पार जाकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी देखें तो 250 अंकों की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज बाजार की शुरुआत सुस्त हुई, लेकिन दिन ढलने के साथ बाजार में खरीदारी बढ़ी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोज होने में कामयाब रहा। कल की गिरावट में सबसे बड़ा योगदान आईटीसी का था। आज आईटीसी की वजह से ही बाजार का सेंटिमेंट सुधरा। शेयर 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा चुनिंदा आईटी, फार्मा, मेटल और टेलीकॉम शेयरों में भी अच्छी खरीदारी का रुख देखने को मिला। साथ ही आज के एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो आज का ट्रेंड बिल्कुल उलट है। एफआईआईज ने कल यहाँ पर आज भी 1046 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है और डीआईएस की तरफ से करीब 12 करोड़ की कैश में बिकवाली देखने को मिली है। इस पर बाजार के बड़े जानकार क्या मान रहे हैं और कहां दाव लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। So we are still maintaining a target of about 10k plus minus 50 points, and we feel that once the Nifty gets to that mark, you could actually see the first meaningful correction of 2017. So this is not the time for market participants to get carried away. I think globally everything is pretty comfortable right now if you look at the US market VIX or the Indian market VIX, but most of our targets in various stocks and sectors are getting achieved. And let's not forget, in the last 6 months not once have we seen a correction of even 4 to 5%. Investment wise, I think we still believe that there is a lot more upside in the market if you're taking a 6 to 12 month perspective. So that view does not change, but fresh longs in the market should be built only on a sizable correction of 3 to 5%. Banking stocks still has some juice left because while we were working with 10k as a target for the Nifty, we have been working with 25,000 as a target for the Bank Nifty. So given that, there is still 1,000 points to play for, and I think what happened yesterday might just happen in the next couple of weeks, wherein the Nifty might actually underperform the Bank Nifty because of some of the other sectors in the market. But the banking sector per se, I think, looks very interesting. I think PSU banks are seeing renewed buying interest in the last few trading sessions. You know, stocks like Canara Bank, Union Bank, even a State Bank of India have made a very good comeback, and I think there is another 5 to 7% upside in the near term for some of these PSU banking stocks. तो आप सुन रहे थे गौतम शाह को और उन्होंने कहा कि निफ्टी जल्द ही 10,000 का जो स्तर है उसे छू लेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 25,000 का लक्ष्य उन्होंने रखा है। इनफैक्ट आज रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग रही निफ्टी बैंक की तरफ से। आज के एक्सपर्ट विकास सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग पल्लवी। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, कल जो हमने एक भारी गिरावट देखी वो मेनली आईटीसी के जो ऊपर जीएसटी की दरें बढ़ने के कारण जो आईटीसी में गिरावट थी उसका ही नतीजा था। बट आज हमने एक क्लियर बाउंस बैक देखा है। आईटीसी ने तो सपोर्ट किया ही है, इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक्स, मेटल, फिर फार्मा, जहां पे भी औरबिंदो को लेके पॉजिटिव न्यूज थी, तो इन सब में खरीदारी के कारण बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है मीडियम टर्म का अगर किसी का नजरिया है तो मैं बाजार पे अभी भी कॉन्फिडेंट हूं। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हाई है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से लिक्विडिटी है मार्केट्स में, मुझे लगता है इस बाजार में अभी और स्टीम बाकी है। और अगर किसी का मीडियम टर्म का नतीजा है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बाई द एंड ऑफ दिसंबर we should see levels of 10,500 on the Nifty, because हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो काफी पॉजिटिव है। जीएसटी टाइमली इंप्लीमेंट हो चुका है, मॉनसून अच्छा रहने वाला है। फिर जिस तरह से सीपीआई के नंबर्स आए, मुझे लगता है आरबीआई की जो आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी ब्याज दरों में बिल्कुल कटौती देखने को मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल बाजार अच्छे ही लगते हैं। हालांकि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू वी माइट सी अ करेक्शन, बट दैट करेक्शन शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो कोई भी गिरावट आती है उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी समझे। गिरावट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास, और साथ ही निफ्टी में 10,500 का स्तर भी दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा पेन रह सकता है। कुछ और एक्सपर्ट से भी हमने बात की और अजीत निफ्टी में कल बाय करने की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने लक्ष्य दिया है निफ्टी में 9960 का, वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 9870 का। कल के लिए उन्हें एलएनटी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है 1210 के लक्ष्य के लिए। 1165 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। साथ ही सुमित बगाड़िया से भी हमने निफ्टी पर उनकी राय ली और बाय साइड पर ही है। यहाँ पर 9950 से 9980 का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 9820 का। साथ ही इनको पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है, कल के लिए बाय किया जा सकता है। लक्ष्य होगा 225 से 230 और स्टॉप लॉस 214 का आपको रखना होगा। साथ ही पुष्कराज कनेक्टर, इनका भी व्यू जान लेते हैं। इन्होंने अपना स्टॉक बताया कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर जुलाई 1000 कॉल जो है
₹17.90 पे खरीदी जा सकती है। ₹40 का लक्ष्य इन्होंने रखा है, थोड़ा हायर साइड पे लक्ष्य, और ₹9 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो ये कुछ कॉल्स कल के लिए, लेकिन आप शुरुआत करेंगे और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। एक बार तरीका बता दें क्विकली किस तरह से सवालों को आप भेज सकते हैं। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, टोल फ्री लाइंस खुली अगले आधे घंटे। साथ ही फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें मिला है मैसेज के जरिए, और ये सवाल है आर के सचदेवा का दिल्ली से। टाटा मोटर्स को लेकर इनका क्वेश्चन है विकास। 50 क्वांटिटी है और 55 के लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए अभी फिलहाल टाटा मोटर्स में? देखिए, टाटा मोटर्स पे मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है अभी भी उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है, बट एक बहुत अच्छी कंपनी है, और जिस तरह के जो ग्रोथ इनके JLR में देखी जा रही है उससे मुझे इस स्टॉक में आने वाले क्वार्टर सालों में अच्छी एप्रिसिएशन की उम्मीद है। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये स्टॉक बाकी जो ऑटो कंपनीज है जैसे मारुति है, इस तरह की कंपनियों से काफी सस्ता ट्रेड करता है। तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन दिस स्टॉक एट द करंट लेवल्स। ठीक है, करंट लेवल्स में अभी बने रहने की सलाह होगी। फिलहाल आप फायदे में हैं तो अभी होल्ड ऑन करना होगा। एक और सवाल है मौलिक का, IDFC बैंक को लेकर इन जाना चाहते हैं। मुंबई से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। इनके पास 100 शेयर्स है, 57 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। फिलहाल देखें तो इनको हल्का फायदा हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। आज तो फ्लैट था ऑलमोस्ट काउंटर। मर्जर की जब खबरें आई थी विकास, तब काफी अच्छा मोमेंटम इसमें बना था, लेकिन अभी इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए पल्लवी, इस स्टॉक में भी मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्होंने एक अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को खरीदा है, और जिस तरह के अभी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं श्रीराम ग्रुप के साथ इनके मर्जर की, IDFC और IDFC बैंक वगैरह की, तो वो सब दोनों ही स्टॉक के लिए मुझे पॉजिटिव नजर आते हैं। और मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम IDFC बैंक में भी यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखे जा सकते हैं। तो मेरी राय में निवेशक को इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह होगी। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विजेंद्र अपना सवाल पूछने के लिए। विजय, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैडम एक्चुअली मेरे पास में गोवा कार्बन की शेयर है, 100 शेयर। किस भाव पे लिए? 375 पे लिए थे, जो अभी करंटली लो सर्किट में चले गए। हाँ, 305 रुपए। हाँ, देखा। ठीक है, तो कितना टाइम आप दे सकते हैं स्टॉक को? मैम वैसे तो सोच रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, बट लेकिन सर्किट से कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है वो 5%। तो क्या करना चाहिए? ठीक है, गोवा कार्बन कंसर्न इनका वाजिब है विकास। 375 हायर साइड पे इन्होंने खरीदा है, और लगातार जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर लोअर सर्किट हिट हो रहा है। आज भी 5% का सर्किट दिखा है, 305 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए गोवा कार्बन में? लॉन्ग टर्म के लिए कैसी बेट रह सकती है? देखिए, जहां तक गोवा कार्बन का सवाल है, इन्होंने बहुत ही ऊंचे लेवल पे खरीदा है। हो सकता है जिस दिन इस कंपनी ने इस तिमाही के नतीजे पेश किए थे उस दिन शायद इसने 383 के लेवल्स का हाई टच किया था, और उसी दिन इन्होंने शायद खरीदा होगा। तो वहां से तो काफी नुकसान में है, बट मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, और नतीजे भी इस क्वार्टर के अच्छे थे। और ये जो इस तरह इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं जैसे फिलिप्स कार्बन ब्लैक है या गोवा कार्बन है, दोनों ही अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है लंबी अवधि में ये स्टॉक में यहाँ से अपसाइड रहेंगे, तो अभी इनको बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, अभी आपको होल्ड ऑन करना होगा गोवा कार्बन के अंदर। फोन लाइन पर हमारे साथ अशोक हैं अलीगढ़ से। अशोक जी, गुड इवनिंग, बताइए स्टॉक कौन सा लिया है? गुड इवनिंग मैडम। नमस्कार, बताइए स्टॉक कौन सा आपके पास? मैडम मेरे पास इन्फिनाइट कंप्यूटर लिमिटेड के 100 शेयर है, 254 रुपए के हिसाब से। अच्छा, 254 पर आपने लिया है जी, और अभी फिलहाल 206 का आज क्लोजिंग है, यानी नुकसान में आप हैं। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं सर? पिछले 6 महीने से। ओ अच्छा, ठीक है। काफी लो वॉल्यूम काउंटर रहता है, यहाँ पर लिक्विडिटी काफी कम नजर आती है। विकास, आप ट्रैक करते हैं इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस? देखिए पल्लवी, इस स्टॉक से मेरी राय रहेगी कि निवेशक को अपना लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। बिकॉज एक तो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सेक्टर थोड़ा वीक है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स, और उस सेक्टर में भी इन्होंने जो कंपनी चूज करी है उसके वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है अगर विद इन द सेक्टर भी मिड कैप IT स्टॉक्स पे इनको रहना है तो आई वुड प्रेफर अ माइंडट्री या एक परसिस्टेंट सिस्टम्स या हेक्सावेयर, इस तरह की कंपनी में निवेशित रह सकते हैं। बट मेरी राय रहेगी कि ये अपना लॉसेस बुक करें और ये पैसे को किसी दूसरे सेक्टर में निवेश करें। जहां पे मैं एक दो स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, मुझे कंस्ट्रक्शन स्पेस में NBCC इन लेवल्स में पसंद आता है। अगर वहां पे निवेश करेंगे तो आने वाले 1 साल के अंदर मुझे लगता है 50% के अपसाइड NBCC में बिल्कुल देखे जा सकते हैं।
तो एनबीसीसी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर कोई भी तेजी आपको दिखती है एग्जिट कर लीजिए। यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू जैसे कि हमने कहा, इसमें वॉल्यूम्स काफी कम रहते हैं, बेहतर होगा आप इससे निकल के एनबीसीसी में शिफ्ट हो जाएं। फोन लाइन पर हमारे साथ अब एक दर्शक जुड़े हैं, विकी असनसोल से। विकी, गुड इवनिंग, बताइए स्टॉक कौन सा है? गुड इवनिंग मैडम जी, मेरे पास एमआरपीएल के 100 शेयर है 123 के प्राइस पे, 123 के लेवल्स पे। या मैडम, और ओएनजीसी है मैडम वो 122। तो आपने जो न्यूज चल रही थी मर्जर की, उसको ध्यान में रख के खरीदा क्या? नहीं मैडम, ये तो मेरे पास 2-3 महीने से है शेयर। अच्छा, खैर खबरें तो काफी टाइम से है। एमआरपीएल आपने 123 पे खरीदा, ओएनजीसी का भाव बता पाएंगे? 123 है मैडम, 100 शेयर। ओएनजीसी भी आपने 123 पे खरीदा है? नहीं, 173 मैडम, 170। अच्छा ठीक है। इनफैक्ट ये जो दोनों स्टॉक्स का नाम ले रहे हैं विकास, से खबरों में भी लगातार बने हुए, और हम सुबह से ही देख रहे थे कि एमआरपीएल यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, क्योंकि एचपीसीएल और ओएनजीसी का जो मर्जर है उसका कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियरी एमआरपीएल होगा, सब्सिडरी ओएनजीसी का। और आज भी देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इनकी खरीद बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे तो नहीं, लेकिन आज की तेजी में ही काफी कुछ गेन इनको हो गया है। 7 रुपए 7.5 रुपए तक की तेजी के साथ एमआरपीएल बंद हुआ है। एक बार खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। कैबिनेट ने ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को मंजूरी दे दी, और इस मर्जर के तहत ओपन ऑफर लेकर आएगी सरकार, और इनफैक्ट 51.1% हिस्सेदारी जो एचपीसीएल में होल्ड करती है सरकार, वो बेचेगी। 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, और 1 साल के अंदर अंदर जो पूरा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस की शुरुआत हो जाएगी। और इनफैक्ट विकास, हमने इससे पहले भी जो स्टेटमेंट्स रहे हैं सरकार की तरफ से, काफी क्लियर थी गवर्नमेंट की एक इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी बनाने की तैयारी करे, और इस मर्जर को एक स्टेप माना जा सकता है कि इस तरह से वो आगे बढ़े। हालांकि इसमें कुछ और नाम भी सामने आए थे कि आईओसी या फिर गेल, इनका भी मर्जर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो नाम सामने है एचपीसीएल और ओएनजीसी का मर्जर होगा। एमआरपीएल ये भी इसके अंदर मर्ज की जाएगी, और सब्सिडरी एचपीसीएल सब्सिडरी बन जाएगी ओएनजीसी की। तो इन्वेस्टर्स के लिए इस पूरी ही डील में क्या सिचुएशन है, क्या विन विन सिचुएशन देखते हैं आप एमआरपीएल के इन्वेस्टर्स के लिए या एचपीसीएल के इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए पल्लवी, जहां तक ये जो न्यूज है ये अभी अभी आ रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो दिया है, बट अभी इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। और जहां तक मेरी समझ है, ओएनजीसी जो एचपीसीएल में गवर्नमेंट का स्टेक है अराउंड 51% का, वो स्टेक को खरीदेगी, और एचपीसीएल एज अ सब्सिडियरी ऑफ ओएनजीसी अलग कंपनी, लिस्टेड कंपनी रहेगी। तो उससे कोई बहुत ज्यादा आप देखना पड़ेगा कि ये जो डील के कंटूर्स क्या आते हैं, ओएनजीसी किस भाव में एचपीसीएल के शेयर खरीदती है, और वो प्रीमियम देती है या करंट भाव पे ही खरीदती है, और उसके अलावा अगर प्रीमियम पे भी खरीदती है तो फिर उसके साथ ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। बट ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसकी एक क्लियर बेनिफिशियरी एमआरपीएल बिल्कुल रहेगी। एमआरपीएल जो आज की डेट में करीबन मोर देन 75% ओन्ड बाय ओएनजीसी है, और कुछ 15-16% एचपीसीएल ओन करती है। तो वो अगर इंटीग्रेट होती है एचपीसीएल के साथ, तो एचपीसीएल एक क्लियरली ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनी के रूप में एक बड़ी कैपेसिटी वाली कंपनी हो जाएगी। तो एमआरपीएल के शेयर होल्डर्स को मेरे हिसाब में इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। तो निवेशक ने एमआरपीएल के शेयर एक अच्छे लेवल पे खरीदे हैं। आज इस स्टॉक में अच्छा उछाल देखा गया, और मुझे लगता है इस स्टॉक में यहां से और अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में एमआरपीएल के साथ अभी बने रहना चाहिए, एमआरपीएल में होल्ड करना चाहिए। लेकिन ओएनजीसी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? क्योंकि आज देखिए एमआरपीएल में तेजी देखने को मिली, एचपीसीएल में तेजी देखने को मिली, लेकिन ओएनजीसी ऑलमोस्ट 1% की यहाँ पर 1% से कम की तेजी रही है। 163 के लेवल्स पे ओएनजीसी बंद हुआ है। तो क्योंकि जो दर्शक थे उन्होंने ओएनजीसी में भी पोजीशंस बनाई हुई हैं पिछले 2-3 महीने से, ओएनजीसी में क्या करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जहां तक ओएनजीसी का सवाल है, ओएनजीसी जिस सेगमेंट में है, तो वो उनका जो फॉर्च्यून है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंड करता है ऑपरेशनली। तो क्रूड ऑयल के दाम में बहुत कोई ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, तो उस लिहाज से मुझे वो सेक्टर कम पसंद है। बट ये जो ओएनजीसी और एचपीसीएल की जो मर्जर की प्रक्रिया है, उसमें ओएनजीसी को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये डिपेंड करेगा किस प्राइस पे ये गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो ये खरीदती है। तो ये सब देखना पड़ेगा। बट सिर्फ एक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर मुझे चूज करना पड़े बिटवीन एचपीसीएल एंड ओएनजीसी, आई वुड लाइक टू गो विद एन एचपीसीएल। ऑलराइट, तो एचपीसीएल ये एक बेहतर बेट हो सकती है, और क्योंकि ऑलरेडी एमआरपीएल में आपने पोजीशंस बनाई हुई है 123 के लेवल्स पे, कल यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, तो अभी होल्ड ऑन कीजिए। हमारे साथ अब फोन लाइन पर अभिषेक हैदराबाद से। अभिषेक, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है?
तो मेरे पास रिलायंस का 35 शेयर है एट द रेट ऑफ 1290। अच्छा, तेजी में लिया है आपने, 1290 पे लिया हुआ है, तो कितना टाइम रख सकते हैं? So I can stay for another 6 months or year and so. So I just want to invest more on this. So I just want to know whether is this the right time to invest more on that? ओके, सो यू वांट टू नो कि आपने ऑलरेडी 1290 पे लिया है, ऑलरेडी इतना चल गया, तो फर्दर ऐड करना चाहिए कि नहीं? ठीक है विकास, इनफैक्ट रिलायंस लगातार इसमें जो तेजी बनी है 1000 का स्तर जब से पार हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें लगातार तेजी, और अभी भी 1538 आज की क्लोजिंग रही है। नंबर्स भी आने वाले हैं कल, नंबर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और अगर नंबर्स पॉजिटिव साइड पे ही रहते हैं तो यहाँ पर इनको टारगेट्स क्या देंगे, क्योंकि इन्होंने बताया 6 मंथ्स या उससे ज्यादा ये रख सकते हैं रिलायंस? देखिए पल्लवी, बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने रिलायंस में खरीदारी करी है और लंबी अवधि के लिहाज से बिल्कुल इस पे बने रहना चाहिए। मुझे रिलायंस इन लेवल से भी बहुत अच्छे अपसाइड्स की उम्मीद है रिलायंस से। जिस तरह से इनके जो बिजनेसेस का परफॉर्मेंस आ रहा है, पिछले क्वार्टर में हमने देखा जो GRMs थे बहुत ही शानदार थे, फिर पेटकेम मार्जिन्स भी बहुत ही अच्छे थे, पेटकेम का बिजनेस भी अच्छा कर रहा था, फिर जो ड्रैग था एक टेलीकॉम बिजनेस, वहां से भी रेवेन्यूज शुरू हो गए हैं, फिर रिटेल बिजनेस ने भी अच्छा किया। तो ऑल इन ऑल सब सेगमेंट से अच्छे परफॉर्मेंस आ रहा है, और मुझे लगता है कल भी रिलायंस से जो नतीजे आएंगे वो पॉजिटिव रहने चाहिए, उस पर भी मैं पॉजिटिव ही हूं। तो बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रिलायंस में चूंकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी बन गई है, तो रिलायंस के नतीजों के बाद एक बहुत ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं है, और जो इनको ऐड करना है उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर कोई कारण से बाजार में कोई करेक्शन आता है, क्योंकि बाजार भी एक बहुत अच्छी कंटिन्यूअस तेजी कर चुका है विदाउट एनी मीनिंगफुल करेक्शन, तो कोई भी इंटरनेशनल क्यूज कभी या इंटरनेशनल मार्केट्स में कोई गिरावट के कारण अगर भारतीय बाजारों में भी गिरावट आती है, उस समय अगर रिलायंस में भी गिरावट आती है, तो वो लंबी अवधि के लिए रिलायंस को अक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा मौका होगा। आई एम बुलिश ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिलायंस, और मेरी राय रहेगी कि इनको बिल्कुल जो अपने जो इन्होंने ऑलरेडी खरीदे हुए हैं उनको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्योंकि हायर लेवल्स पे रिलायंस है, अपने 52 हफ्तों के इनफैक्ट कई सालों की ऊंचाइयों पर फिलहाल रिलायंस ट्रेड कर रहा है, तो अभी इस तेजी में नया एडिशन नहीं करिए, लेकिन अगर बाजार में कोई गिरावट आती है, कोई करेक्शन होता है, तब आप रिलायंस में फर्दर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड ऑन कीजिए, ऑलरेडी तेजी में है शेयर, तो रिजल्ट्स के बाद बहुत एक ज्यादा तेजी, लंबी तेजी की उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन HPCL और ONGC के मर्जर के बाद क्या इक्वेशंस होंगी और इसका इन्वेस्टर्स पर क्या रिजल्ट होगा, ये तो हमने समझा विकास से, लेकिन इस वक्त नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है कार्यक्रम में। काफी हद तक संभावना थी कि आज शाम तक मंजूरी मिल जाएगी, नॉट मिल जाएगी, क्योंकि संसद में ही मंत्री जी ने ये कह दिया था कि प्रस्ताव मिल चुका है। अब क्योंकि अनाउंसमेंट एक तरह से आ रही है कि कमेटी बनेगी, ये विन विन सिचुएशन किसके लिए है? देखिए, अगर इसको हम ईमानदारी से देखें, मुझे लगता है दोनों के लिए विन विन है, क्योंकि HPCL बहुत लंबे समय से वो जो है अपस्ट्रीम बिजनेस में जाना चाहती थी। उसने प्राइस पेट्रोलियम नाम से कंपनी भी बनाई, लेकिन बहुत कामयाबी उनको नहीं मिली थी। इधर ONGC जो है उसको ये पता है कि भाई खाली अपस्ट्रीम बिजनेस में अगर तेल की कीमतें बहुत नीचे हो जाती हैं तो उनको जो जिस तरह का कवर चाहिए होता है वो कवर नहीं मिल पाता। अगर आपके साथ डाउनस्ट्रीम कंपनी है तो GRM ठीक हो, और अगर अब भारत जो है वो बड़ी मार्केट होता जा रहा है, 7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, तो वहां से आपको एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती है जब ऑयल की कीमतें कम होती हैं। तो ONGC के लिए ये विन विन है कि उनको GRM पेट्रोलियम प्राइस के हिसाब से उनको जो कवर मिलेगा और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए जो HPCL है उसके लिए यह है कि उनकी जो एक एम्बिशन थी कि भाई उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए और वो भी जो है अपस्ट्रीम प्लेयर बने, ONGC जैसी कंपनी जो तेल खनन करती है, तेल के जिसके पास अपने भंडार होते हैं, वो बन सके, तो दोनों के लिए अच्छा है। 4 मुख्य कंपनियां इसमें आती हैं, ONGC विदेश, ONGC, HPCL और MRPL। ये चारों बिंदुओं को अगर जोड़ के देखते हैं तो इनका एक संघ बनता है, एक यूनियन बनती है, और मुझे लगता है कि ये मिल करके उससे उसको लेवरेज करेंगे और जहां जहां जरूरी होगा ये अपने को अलग तरीके से पेश करेंगे, क्योंकि ये मर्जर नहीं हो रहा, ये सिर्फ इंटीग्रेशन है। इसमें हर कंपनी अपनी अपनी आइडेंटिटी रख रही है। हालांकि हो सकता है MRPL का मर्जर HPCL से हो जाए, लेकिन ये बाकी 3 कंपनियों की अलग पहचान रहेगी, ये अपने तरीके से काम करेंगी, अपनी संस्कृति मेंटेन करेंगी और हर लिहाज से जो है इनकी जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है उसको ये लेवरेज करेंगे। तो मुझे लगता है विन विन है। और दूसरी तरफ ये भी है कि सरकारी कंपनियां बरकरार रहेंगी, सरकार की इन पे जो है पकड़ है वो बरकरार रहेगी, तो एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से जो सरकार की भूमिका होता है वो भी बरकरार होगी। हालांकि चूंकि आप बिजनेस चैनल में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरी व्यक्तिगत राय में HPCL अगर मैं बाजार में जो आज उसकी कीमत देखता हूँ शेयर की और ओवरऑल कीमत देखता हूँ, मुझे लगता है HPCL अंडर वैल्यूड है।
और साथ में मुझे ये भी लगता है कि ओएनजीसी भी अंडर वैल्यूड है। तो अगर ये दोनों के साथ आने से मुझे लगता है इनका स्टेचर और प्रोफाइल बढ़ेगा और हो सकता है दोनों कंपनी का जो कंबाइंड वैल्यूएशन जब निकल के आएगा, हालांकि एचपीसीएल अलग लिस्टेड कंपनी ही रहेगी मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर होल्डर और जो इन्वेस्टर्स को देखेगा तो दोनों को इससे फायदा होना चाहिए। इनफैक्ट नरेंद्र सर, एक बात और है यहाँ पर, जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आ रही थी कई और कंपनीज के नाम भी सामने आ रहे थे कि गेल के साथ भी हो सकता है मर्जर, बिकॉज शुरुआत में एक अटकलें ये भी थी कि एचपीसीएल ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है ओएनजीसी के साथ मर्ज होने में, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये स्पष्ट था कि एक इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी बनाना चाहते हैं और इसको एज अ स्टेप देखा जा रहा था। इसमें आपने नाम लिया एमआरपीएल का और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का। एमआरपीएल के लिए कितनी बढ़िया सिचुएशन होगी ये, और लॉन्ग रन में क्या आपको लगता है और भी कंपनीज, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर होना है तो लॉन्ग रन में, क्योंकि अभी इस प्रोसेस में ही समय लगेगा काफी, कुछ और तेल कंपनियों के नाम सामने आ सकते हैं जिन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा ओएनजीसी के साथ? देखिए, जो एमआरपीएल के लिए जैसे आपने कहा कि वो क्योंकि ओएनजीसी की शेयर ही उसमें सबसे ज्यादा है और एचपीसीएल के भी हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है वो एचपीसीएल से मर्ज हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और वो ठीक ही रहेगा, उससे सिनर्जी आएगी और उसका ओवरऑल जो है वो ठीक रहेगा उन दोनों के लिए। लेकिन जहां तक बड़ी बिग पिक्चर की आपने बात की, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है वो और इंडियन ऑयल ये थोड़ा नजदीक आए, हो सकता है दोनों का इंटीग्रेशन हो, क्योंकि ऑयल इंडिया आसाम के अंदर बड़ी भूमिका प्ले करती है, सबसे बड़ी जॉब क्रिएटर है वहां पे, और आसाम हालांकि वो केंद्र की कंपनी है लेकिन असम के लोग उसको असम की कंपनी मान के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कंपनियां नजदीक आएंगी इंडियन ऑयल, और उससे ओएनजीसी ऑयल इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि वो काफी दिनों से जो है अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, विदेशों में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन ऑयल अपस्ट्रीम में आना चाहती थी, वो नहीं आ पा रही थी, तो जो कुल मिला के काफी जबरदस्त सिनर्जी होगी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन गेल, क्योंकि अब हम गैस के युग में जा रहे हैं, तेल का युग धीरे धीरे खत्म हो रहा है और गैस का युग भारत में शुरू हो रहा है, उसके लिए गेल को हमको मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी निर्भरता गैस के आयात पर बढ़ रही है और देश में कोई बड़े भंडार गैस के मिल नहीं पाए हैं, लिहाजा गेल की भूमिका बढ़ने वाली है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश होगी जो पूरी गैस बिजनेस है उसको गेल के आसपास इर्द गिर्द जो है उसको समेटा जाए और गेल को एक बड़ी कंपनी बनाए। तो कुल मिला के 3 बड़ी कंपनियां सरकार की बनेगी, और जो एक ओएनजीसी लेड होगी और दूसरी इंडियन ऑयल जिसका नेतृत्व करेगी और तीसरी गैस बिजनेस का गेल इंडिया। अब प्रश्न उठता है कि बीपीसीएल का क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है बीपीसीएल बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पहले एक मल्टीनेशनल होती थी वो, और कहीं ना कहीं सरकार को आगे चल के देखना पड़ेगा कि बीपीसीएल की जो वैल्यू है और बहुत काफी हाई वैल्यू है उसको कैसे इस तरह करा जाए जिससे कि वो कंपनी का विस्तार हो, बड़ी हो, और जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह सरकार के पास रहे, जरूरी अब ये इंट्रोड्यूस सरकार को लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीपीसीएल जो है उसका भविष्य इन तीनों कंपनियों से अलग हो और बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने पूरा व्यू दिया ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर, किस तरह से भारत भी अब तेल से गैस के युग में शिफ्ट होगा, और ये जो ट्रांजिशन होगा इसमें और कौन कौन सी कंपनी सामने आएंगी ये देखना जरूर होगा। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए भी हमें एक सवाल मिल रहा है और उनका क्वेश्चन भी ले लेते हैं। नितेश ने पूछा कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर 100 क्वांटिटी है इनके पास, 980 के लेवल्स पे लिया हुआ, इनफैक्ट नंबर्स आने इसके भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल। इनफैक्ट विकास, आप क्या एक्सपेक्ट करें नंबर्स से? इनको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, आज भी स्टॉक 18 रुपए की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। नंबर्स अगर पॉजिटिव रहते हैं, अगर एसेट क्वालिटी अच्छी रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो स्टॉक कहां तक जा सकता है? हाँ बिल्कुल पल्लवी, कोटक बैंक से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। मुझे लगता है नेट प्रॉफिट्स और जो नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों के फ्रंट पे जो बाजार एस्टिमेट कर रहा है उसको बीट करना चाहिए। इसके अलावा जो खास देखने की चीज रहेगी उसमें जो नेट इंटरेस्ट इनकम का क्या आंकड़ा आता है वो देखना रहेगा, और जो एनपीएस के नंबर्स है वहां पे किस तरह का आंकड़ा रहता है, तो ये सब देखना रहेगा। बट मुझे लगता है कि कोटक बैंक शुड पॉजिटिवली सरप्राइज द स्ट्रीट्स, और उस लिहाज से मुझे लगता है आज तो इस स्टॉक में तेजी बनी है, कल भी इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी दिखनी चाहिए। तो आज अच्छी तेजी यहाँ पर देखी, 995 का लेवल देखने को मिला, और कल भी तेजी दिख सकती है। अगर हम अनुमान की बात करें तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। ब्याज से जो आय कंपनी बैंक की होती है 16% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जहां तक तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग की बात करें यहाँ पर कमी आ सकती है, इस पर सबसे ज्यादा नजर मार्केट की रहेगी। तो कल कई बड़े नतीजे आने वाले हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस, इन तमाम नतीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। विकास, कोई स्टॉक क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कोई सजेस्ट करेंगे? अभी फिलहाल जो फ्लेवर है, जो थीम है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, एक स्टॉक की तो मैंने शो के दौरान रिकमेंड किया था जिसपे मैं बुलिश हूं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी का नाम था एनबीसीसी।
बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है। एक सरकारी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के स्पेस में है। ऑर्डर बुक करीबन 71,000 करोड़ की है। और जिस तरह से सरकार का एक फोकस है हाउसिंग के ऊपर, अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, स्मार्ट सिटी का जो इनिशिएटिव है, सबकी एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगी। तो मीडियम टर्म के लिहाज से इसको लिया जा सकता है। दूसरा एक और स्टॉक में जो आज बात करना चाहूंगा वो रहेगा DHFL का। इसके भी नतीजे आने हैं फ्राइडे को। मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के सब कंपनियों के नतीजे इस बार अच्छे रहेंगे। ग्रुप फाइनेंस ने ऑलरेडी नतीजे डिक्लेयर किए, वो भी बहुत अच्छे थे। और कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज DHFL विद इन द स्पेस वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते लगते हैं। तो मुझे लगता है ये जो आज 470 के लेवल पे बंद हुआ है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी यहाँ एक अच्छी तेजी बन सकती है और लॉन्ग टर्म में यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो दीवान हाउसिंग ये एक्सपर्ट को अच्छा लग रहा है, आज अच्छी तेजी के साथ 470 के लेवल्स पे बंद हुआ है। लेकिन इंट्राडे में आपको कौन से स्टॉक में बाय करना है, कहां पर नजर रखनी है, जान लेते हैं आज के टॉप 10 में। सबसे पहला नाम है सुप्रीम इंफ्रा का। क्वार्टर 1 में प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 37.7 से बढ़कर ये 42.6% हो गई है। बाय करके चले 90 रुपीज के लिए और 84 का स्टॉप लॉस रखना होगा। कैडिला यहां पर बाय किया जा सकता है। US FDA से इंजेक्शन के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है। 570 का लक्ष्य रखिए कल, 540 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। प्रिकॉल बाय कॉल रहेगी इंट्राडे के लिहाज से। कंपनी ने सेंसर के लिए एक बड़ा करार किया है, यहां पर 94 तक का लक्ष्य कल दिख सकता है। 88 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इंटरग्लोब एविएशन एक और स्टॉक है, जून में जो मार्केट शेयर है वो काफी यहां पर स्ट्रांगली बढ़ा है। 25.6% से बढ़कर ये 26.6% रहा है अगर मंथली बेसिस पे हम कंपेयर करें। बाय करने का मौका है 1300 के लक्ष्य के लिए, 1245 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आइडिया सेलुलर एक और स्टॉक है, इंट्राडे में बेट किया जा सकता है। आज तमाम टेलीकॉम शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। कल 100 रुपए का स्तर दिख सकता है, 94 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग बाय करके चल सकते हैं, दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। 93 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 87 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्किपर एक और स्टॉक हो सकता है, अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 232 के लेवल्स के लिए बाय कीजिए, 222 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। साथ ही आर्ची सभी एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, 35.5 का लक्ष्य रखिए, 33 का स्टॉप लॉस। पुल बैक की उम्मीद यहां पर देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। साथ ही पराग मिल्क, इस पर भी आप नजर बना सकते हैं। जुलाई के महीने में ऊपरी स्तर पर शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। बाय करके चलिए, 252 के लक्ष्य के लिए 242 का स्टॉप लॉस लगाए। और आखिरी शेयरों का कमेंट्स का 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर चढ़कर बंद हुआ है। लगातार दूसरे हफ्ते शेयर में तेजी देखने को मिली है। 985 का लक्ष्य यहां पर रखना होगा, 960 का स्टॉप लॉस। हालांकि विकास ये सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए आ सकती है, पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको अच्छा लगा इनमें से? देखिए, पूरे स्टॉक्स तो अब मुझे याद भी नहीं है, बट मुझे कैडिला एक जो आपने जिक्र किया वो अच्छा लग रहा है। उसमें न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है और फार्मा जो सेक्टर अभी परफॉर्म भी करने लगा है। तो मुझे लगता है कि कैडिला में इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए। तो कैडिला विकास को भी अच्छा लग रहा है, बाय किया जा सकता है। 543 के लेवल्स पर आज क्लोजिंग रही है। शुक्रिया विकास, आपने समय निकाला हमारे लिए। कोई डिस्क्लोजर जाते जाते? देखिए पल्लवी, ये मानना उचित होगा कि जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा करी है, जो मैंने रेकमेंड किए हैं, उस पे मेरा, मेरे क्लाइंट्स का और मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का निवेश हो सकता है। थैंक्स अ लॉट विकास। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे कल, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और साथ ही होंगे टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।